चलो तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, जैसे मान ले इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना। इस टाइप के जो हम डिवाइसेस पढ़ने जा रहे हैं इसमें। क्लियर है क्या बात। सिंपल माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, जैसे आपने अपने घर पे जाकर के देखते हैं ना, जिसे मैग्नीफायर भी बोलते हैं, जो छोटी छोटी चीज देखते हैं, डिटेक्टिव नहीं देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं ऐसे ऐसे करके। देखा है सिंपल माइक्रोस्कोप, वो तो दुकान पे भी मिल जाता है बच्चों, मतलब स्टेशनरी की। देखा है ना सौजन्या, है ना, बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें पढ़ेंगे इसमें, और ऑप्टिकल, है ना, टेलीस्कोप देखेंगे। लेकिन उसे इन सब इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने से पहले अपने को थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपनी आईज की, जिससे हम देखते हैं। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हेडिंग लिखो द आई। आई के बारे में हमें पढ़ना है। वैसे तो आपने इसे 9th-10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, लेकिन अपन भी बताते हैं, है ना। जो हमारी आंखें होती हैं उसका डायग्राम बनाता हूं मैं, आपको भी बनाना है ना। और एससी वर्मा में तो बहुत ही अच्छा दे रखा है, ये मैंने एससीवी से ही लिख रखा है। आई के बारे में आप भी लिखेंगे, है ना। ये होती है रेटिना और ये होती है प्यूपिल। थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है ये, वो सॉरी बायोलॉजी का, लेकिन अपन कर देंगे। और यहां पे होता है एक लेंस। लेंस आई बात समझ में। ये जो उभरा हुआ पोर्शन होता है इसे बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल, है ना। और ये होता है प्यूपिल, और इसे बोलते हैं हम कॉर्निया। बात समझ में आई। और इसमें होता है, ये होता है हमारा लेंस। ये क्या होता है? ये होता है हमारा लेंस। और ध्यान से देखो, जब आप अपनी आंख देखोगे तो आंख में ये जो इधर तो साइड व्हाइट व्हाइट होता है और बीच में कॉर्निया होती है। बात समझ में आई? कॉर्निया जो ब्लैक ब्लैक है, इस ब्लैक ब्लैक के अंदर एक छोटा सा एक और ब्लैक ब्लैक है, छोटा सा। बात समझ में नहीं? ऐसा होता है नहीं, आंख हमारी ऐसे होती है तो ये ब्लैक ब्लैक होता है, एक यहां पे एक गोला और होता है। बात समझ में आती है? तो ये होता है लेंस, ये है लेंस, समझ में। और ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसे बोलते हैं हम कॉर्निया। ध्यान से देखो, अब ये जो लेंस होता है, ये जो लेंस होता है, इस लेंस के इधर की ओर ऐसे करके, ये लेंस के इधर की ओर ये जो होती है, ये होती है स्लेरी मसल्स। स्लेरी मसल्स, स्लेरी मसल्स, स्लेरी मसल्स। क्लियर है क्या? दूसरा बोर्ड पे देखो, ये लेंस और कॉर्निया के बीच जो प्यूपिल होती है, इसमें फ्लूइड भरा होता है जिसे बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.396 होता है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, ये जो पोर्शन होता है ये होती है रेटिना, जहां पर हमारा जो प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनती है। बात समझ में? लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस होती है, ये इसमें भी एक लिक्विड भरा होता है जिसे बोलते हैं हम विट्रस ह्यूमर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.336 होता है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, ये जो लेंस होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.346 ऐसे करके होता है। क्लियर है क्या बात? तो ये हो गया हमारी आंख। आंख का डायग्राम, और आप इसे पढ़ सकते हो अपनी तरफ से जितना भी आपका मन करे, है ना। और एससीवी में तो दिया हुआ है ये काफी। तो ये हो गई हमारी एक्वस ह्यूमर रेटिना। इतनी बात क्लियर है क्या सौजन्या? हाँ सर। कॉपी कर लो इसे। हाँ सर, डन सर। ओके, ठीक है। तो मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं। देखो, ये सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है बता सकते हो आप? देखो, ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आंख के अंदर, जिसकी फोकल लेंथ वेरिएबल होती है। वैसे तो अगर जो आप माइक्रोस्कोप का लेंस लोगे उसकी लेंस की
फोकल लेंथ कांस्टेंट ही होगी, ऑब्वियसली बदल तो सकती नहीं, लेकिन भगवान ने हमारी आंखों को, हमारे शेड्यूल को इस तरीके से बनाया है कि हम इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को चेंज भी कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लेरी मसल्स। बात समझ में आती है? जैसे स्लेरी मसल्स इस आंखों पे जोर डालते हैं, जैसे आप कहते हो ना, जैसे मान लिया आप इधर देखो, बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया भगवान ने हमारी आंखों को दूर की वस्तुएं देखने के लिए बनाया है, सही है ना, लेकिन अगर जो कोई वस्तु पास आ जाए तो भी हम उसे आसानी से देख सकते हैं। जैसे आप ये देखो, जैसे आप मान लिया पहाड़ों पे खड़े होकर के दूर का नजारा देख रहे हो, या अपने घर से दूर का नजारा देख रहे हो, तो आप एकदम आराम से देखोगे। तो जो उस स्थिति में जब आप दूर की वस्तुएं देखते हो तो इस लेंस की फोकल लेंथ इस प्रकार से होती है कि वो जो सभी डेटा है उसे रेटिना पर फोकस करता है, और ये जो होता है रिलैक्स होता है, आपकी आंखों पर कोई जोर नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के पास आ जाए तो आपको पता भी नहीं लगता कि इस लेंस की फोकल लेंथ इस स्लेरी मसल के दबाव के कारण चेंज होती रहती है। तो आप इस वस्तु को भी देख लोगे, यहां भी देख लोगे, लेकिन अगर जो ज्यादा पास आ जाएगी तो ज्यादा स्लेरी मसल को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा आपके लेंस पे, आगे ना अभी जोर लगाना पड़ेगा आपको आंखों पर, तो इस लेंस की फोकल लेंथ इस स्लेरी मसल्स के हिसाब से चेंज हो जाती है। बात समझ में आई? तो ये वेरिएबल फोकल लेंथ होती है। तो दो टाइप से हमारी लेंस की स्थिति होगी आंखों के लिए, जो हम डिस्कस करेंगे। कौन सा? पहला, तो जब हम दूर की वस्तुएं देखते हैं तो हमारी आंखें रिलैक्स होती है, लेकिन जब हम पास की वस्तुएं देखते हैं तो हमारी आंखों पर जोर पड़ता है, और उसे हम कहते हैं स्ट्रेस्ड आई। क्या बोलेंगे? स्ट्रेस्ड आई। तो मैं थोड़ा पॉइंट लिख देता हूं, है ना, पॉइंट लिख लो आप इसके बारे में तेजी से लिखो। लेंस, है ना, आई लेंस, जो भी है आई लेंस हैज वेरिएबल फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ which with the help of ciliary muscles। क्लियर है क्या बात? सेकेंड पॉइंट, थोड़ी इंग्लिश गलत लिख दी, आप अपने आप सही कर लेना इंग्लिश, है ना। When object is at infinity, when object is at infinite, the eye is relaxed, and images form on retina। ये किस पे बनती है भाई? रेटिना पे बनती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट, as object distance is decreased, focal length of eye lens is also decreased by stress of ciliary muscles, है ना, ciliary muscles, and image is again formed at retina again, है ना। चलो ठीक है। And we see the object clearly। हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? क्लियरली देखते हैं। But for minimum distance, I cannot
for less distance I cannot make clear image of an object. The minimum distance at which I can make the image clearly is called near point. Is called near point. Is called near point. अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो इसमें लास्ट में यहां पे कि द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, ये जो नियर पॉइंट होता है, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट फ्रॉम द आई इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस for clear vision, least distance for clear vision, और इसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है? के बाद कहने का मतलब ये है कि देखो हमें इसे देख सकता हूं, है ना? तो जब तक मैं इस ऑब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेस्ड आई से मिनिमम डिस्टेंस तक इसे देख सकता हूं, यानी कि इस आंख पे, इस रेटिना पर जो क्लियर पिक्चर बनेगी, इमेज बनेगी, वो लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से कम यदि आप इसे आंख के बिल्कुल पास ले आओगे तो आप इसे अपनी आंख पर कितना भी प्रेशर लगा लो स्लेरी मसल्स के द्वारा, आप इसे नहीं देख सकते। तो हम मान के चलेंगे जो ये नियर पॉइंट है इसकी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होती है और इससे हम लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए है, यदि लेकिन आप देखोगे, आप या मैं देखूंगा, तो मैं इसे 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे भी क्लियर देख सकता हूं। 25 डिस्टेंस पता 25 सेंटीमीटर कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर इतना होगा लगभग। जबकि आप इस पेन को यहां तक भी देख पा रहा हूं मैं ठीक तरीके से, सही है ना? तो प्रैक्टिकली जो हम बच्चे होते हैं या आप हो, आप मेरे से भी ज्यादा इसे स्ट्रेस डाल करके देख सकते हो। तो जो 25 सेंटीमीटर है ये नॉर्मल पर्सन का नियर पॉइंट का है ना? कॉपी करो इसे फटाफट तेजी से। अब देखो इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि जैसे मान लिया अभी ये पेन देख रहे हो, आप अपने पास में जो पेन देख रहे हो, तो ये तो पेन हो गया। अगर जो मान लिया आप अपनी बिल्डिंग से खड़े होकर के दूर एक कार को देखते हो, या मान लिया पहाड़ों पे जाती हुई कार को जमीन से देखते हो, मान लिया पहाड़ पे कार जा रही है, या सबसे अच्छा एग्जांपल एरोप्लेन को देखते हो आप। मैं अपने घर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, तो यदि आप उसे देखोगे और इस पेन को अपने पास पे रख के देखोगे तो कौन बड़ा दिखाई देगा, ये बताओ? सर जो पास में है, जो पेन है, पेन बड़ा दिखाई देगा। और जो प्लेन है, अगर जो प्लेन बहुत ही दूर है तो प्लेन तो इतना सही दिखाई देता है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब जो हमारी आंखें प्रतिबिंब बनाती हैं, इमेज बनाती हैं, वो एक्चुअल साइज नहीं बताती, वो अपीयरेंट साइज बताती है ऑब्जेक्ट का। अगर जो ये पेन ही दूर चला जाए तो दिखाई भी देना बंद हो जाएगा, तो इसका अपीयरेंट साइज हो जाएगा 0, है ना? तो हम हेडिंग डालेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वास्तव में बड़ा ऑब्जेक्ट है वो हमें बड़ा ही दिखाई दे। तो इट डिपेंड्स अपॉन समथिंग, सम पैरामीटर। वो कौन सा पैरामीटर है? आप हेडिंग डाल लो, लिखो अपीयरेंट साइज। अपीयरेंट साइज मतलब जो हमें अपीयर होता है, वास्तविक नहीं। तो बोर्ड पे देखो, जैसे मान लेते हैं
हमारी ये आंख है, ऐसे करके हमारी आंख है, और ये जो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, सही है ना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक ही, तो ये ऑब्जेक्ट यानी ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ऐसे मेरी आंख के पास रखा हुआ है, तो ये एंगल बनाता है कुछ, और यहाँ पे जो इसकी इमेज बनती है वो यहाँ पे इस तरीके से बन जाती है, और यहाँ पे नर्व्स लगी रहती है, नर्व्स, है ना, NER नर्व्स। वैसे तो इमेज जो है उल्टी बनती है, लेकिन नर्व्स उसे सीधा करके हमारे दिमाग में भेजती है। तो ये है, तो मान लिया θ1 है और इसकी हाइट कितनी है, h है। अब यदि आप सेम ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रख दोगे, मान लिया आपने हाइट h को दूर रख दिया AB को, तो बोर्ड पे देखो, तो ये जो एंगल होगा ये θ1, ये θ2 और ये हो जाएगा θ2, ये एंगल हो जाएगा कम। तो ध्यान से देखो हमारी जो अपेरेंट साइज है, ये तो एक्चुअल साइज है ऑब्जेक्ट का, ये तो एक्चुअल का ऑब्जेक्ट एक्चुअल साइज है h, लेकिन यदि आप h1 देखोगे और आप h2 देखोगे, तो जो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, वो इस केस में छोटा बन रहा है और इस केस में बड़ा बन रहा है। बात समझ में आई? तो ये देखो, ये तो हमेशा फोकस दूरी f ही रहेगी, ये तो बनती रेटिना पर ही है हमेशा। तो ये बोर्ड पे देखो, यदि आप इस पे देखोगे तो जो साइज ऑफ अपेरेंट ऑब्जेक्ट है, अपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इट इज नथिंग बट एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। जितना ज्यादा एंगल अपने ये ऑब्जेक्ट आई पर आंख पर बनाएगा, उतना ही ज्यादा अपेरेंट हाइट या साइज उसका बढ़ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, जो अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो एच से कोई मतलब नहीं है, उसने हमारी आंख पर कितना एंगल बनाया, क्योंकि θ1 इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द इमेज, है ना, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो द साइज ऑफ द अपेरेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। इस बात का ध्यान रखना है अपने को, है ना। तो देखो, तो इस केस में ऑब्जेक्ट का साइज तो दोनों सेम है। ये एंगल θ1 यदि मैं लूं और ये एंगल θ2 लूं, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यानी कि पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, है ना, हमारे पास ज्यादा एंगल बनाएगा, तो इसका अपेरेंट साइज जो होगा, अपेरेंट साइज इसका क्या होगा, ज्यादा होगा और इसका कम होगा। बात समझ में आई? इसका क्वेश्चन भी दे रखा है ना, बिल्कुल एज इट इज ऐसे वर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल में, वो मैं कराता हूं और आपको भी करा रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास 2 बॉयज है ना, एक की हाइट है 52 इंच और दूसरे की हाइट है 55 इंच। सही है क्या बात? ये हमारी आंख से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है और ये हमारी आंख से ये हमसे 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है ना। Which boy will appear taller? taller का मतलब बड़ा। कौन सा बच्चा हमें बड़ा दिखाई देगा, 52 इंच वाला या 55 इंच वाला? तो बोर्ड पे देखो, जब आप इस बच्चे को 52 इंच का है मान लिया, ये 52 इंच है ना, और ए बी मान लेते हैं, और ये हमारी आंख से, ये हमारी आंख हो गई, बार बार इतनी बड़ी आंख नहीं बनाएंगे, और ये है 4 मीटर की दूरी पर। तो बोर्ड पे देखो, ये जो एंगल बनेगा θ1, तो इसमें एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, tan θ इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 11 इंच पर मीटर। इस तरीके का एंगल बन रहा है 11 इंच पर मीटर, सही है। जबकि जो 55 इंच वाला बच्चा है, इसे मान लेते हैं सीडी, ये सीडी बच्चा है 55 इंच का है, लेकिन ये हमारी आंख से
5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, तो इसमें जो एंगल होगा, एंगल मेड बाय CD ऑन द आई इज 55/5, ये आएगा 13, है ना, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 इंच पर मीटर, 13 इंच, और ये आएगा 11 इंचेस पर मीटर। इसका मतलब ये है, ये तो हो गई हमारी आई एंड दिस इज ऑल्सो आई। तो बताओ सौजन्या, हमारी आंख पर 52 इंच ने ज्यादा एंगल बनाया, 55 इंच ने, 52 इंच ने हमारी आंख पर ज्यादा एंगल बना रखा है, तो इसका अपेरेंट साइज हम ज्यादा लेंगे और इसका अपेरेंट साइज कम लेंगे, तो हमें ये बड़ा दिखाई देगा, ये हमें टॉलर दिखाई देगा और ये हमें स्मॉलर दिखाई देगा। बात समझ में आई? तो अपेरेंट साइज जो होता है, इट इज proportional to the angle made by the object on the eye, as shown in this example. सही है? टॉपिक है हमारा, स्टार्ट करते हैं बेटा। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये डिस्कशन करना है। है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले आप मेरे को, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, है ना। और जैसे कि मैंने आपको कल नियर पॉइंट डीबी बताया था कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड नियर पॉइंट है वो होगा डी। क्लियर है क्या बात? जो हम, जैसे हमारी आंख है ये, हाँ यहाँ पे आंख है, तो जो डी डिस्टेंस पे होगा ये हमारा नियर पॉइंट होगा। इससे कम पे हम, इससे कम यदि डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की तो वो हमें नहीं दिखाई देगा। और जब ऑब्जेक्ट डी पे रखा होता है तो जो हमारी आंख है ये स्ट्रेस्ड होती है ना, ये क्या होगी? स्ट्रेस्ड। और यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो हमारी आईज जो होगी वो होगी रिलैक्स। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बताता हूं, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी और समझने लायक हो जाएगी। ऐसा सभी किताबों में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपन आपको बताएंगे, ठीक है ना बात। तो देखो इसे हम किस तरीके से करेंगे। आप मेरे को ये बताओ, ये जैसे मान लिया लेंस है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ है इसकी f। और आप अपनी आंख को आपने यहां पे रख रखा है। लेंस ऐसे होता है ना, ये लेंस है, मान लिया ये लेंस है, और हम इसमें से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के देखते हैं ना ये, तो आंख को हम लेंस के पास रखते हैं। ऐसे नहीं ऑब्जेक्ट वहां रखा हो, लेंस उतनी दूर पे रखा हो और हम यहां से देख रहे हैं, हम यूं करके देखते हैं, आपने देखा भी होगा। तो आंख लेंस के बिल्कुल पास में रखी हुई है और आपको इस ऑब्जेक्ट को रखना है, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखना है कि ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे, ऑब्जेक्ट दिखाई दे। दूसरा कि मिनिमम डिस्टेंस बतानी है इसकी और मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है कि ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे। तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ convex lens so that object can be seen clearly, object can be seen clearly। यानी कि आपको कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है भाई? फोकल लेंथ है f, दिस इज द फोकल लेंथ। तो आपको ये x बतानी है, मिनिमम कितना रखें और मैक्सिमम कितना रखें कि ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाए। ये क्वेश्चन है। बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो आप। यदि आप, मैं यहां पे बनाता हूं, यदि आपने एक लेंस लिया है कॉन्वेक्स,
तो इसके 2 पॉइंट होते हैं F और 2F और एक इधर रीजन होता है। तो बोर्ड पे देखो, यदि आप इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो इधर से, है ना, यदि आपने ऑब्जेक्ट कहां रख दिया F और 2F के बीच में, तो ये बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज इधर की साइड बनेगी, यहां पे। क्लियर है क्या बात? बोलो। पूछा ना आपने। और अगर जो आपने माइनस इंफिनिटी और 2F के बीच में इधर रख दिया, भाई इसकी इमेज तो यहां बनती है उल्टी, और यदि आपने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो इसकी इमेज कहां बनेगी? यहां बनेगी उल्टी। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, तो आपको ऑब्जेक्ट ऐसे पॉइंट पे रखना है, वो रीजन में रखना है कि आपको इसकी इमेज, यदि आप आंख रखी है तो आप इसे देख पाए। तो बोर्ड पे देखो, तो जो रीजन होगा, है ना, जो रीजन होगा यहां पे देखो, ये F और ये ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना होगा। तो इसकी लेंस की इस, अगर जो ऑब्जेक्ट यहां पर और यहां पे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज क्या बनती है भाई? वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, और उधर की साइड मैग्नीफाइड बनती है। बात समझ में आ रही है सौजन्या? तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हम इस रीजन में रख सकते हैं, तभी हमें यहां से इसकी इमेज दिखाई देगी। बात समझ में आई? नहीं ऐसे करके आएगा ये तो खैर, है ना। ये रहा, ये जो A है वो B है, A डैश B डैश। यदि आप ऑब्जेक्ट को यहां से देखोगे ऐसे करके, जीरो और फोकस के बीच में रखोगे, तभी आप इधर से इसकी इमेज बनेगी। लेकिन यदि आपने फोकस के इधर कहीं भी रख दिया तो इसकी इमेज इधर की साइड बनेगी उल्टी, तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट रखना है तो O और F के बीच में रखना है। दूसरी बात, अब ये पूछ रहा है कि O और F के बीच में तो रखें, लेकिन ये डिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो ताकि हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे जाए। कर दिया सौजन्या? हाँ सर, डन सर। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट ही है, इसमें टाइम लग जाएगा, फिर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां देखो, तो ये पूछना है कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे रखें। तो देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पर हो सकती है? मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो सकती है वो F के बराबर हो सकती है। यानी कि आप इसे ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दोगे? इसके फोकस पे रख दोगे। जब ऑब्जेक्ट को आप इसके फोकस पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगी? बता सकते हो भैया आप? कहां बनेगी इमेज? फोकस की इमेज इनफाइनाइट पर बनती है, पता है आपको? नहीं पता है? बोर्ड पे देखो, इमेज कैसे बनेगी? इमेज ऐसे बनेगी, ऐसे करके, और ये इनफाइनाइट पे चली जाएगी। तो ए बी ऑब्जेक्ट बहुत ही एक्सटेंडेड दिखाई देगा और इमेज बनेगी कहां पर? इनफाइनाइट पर। और आपकी आंख कहां पर है? आपकी आंख यहां पर है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी x की वैल्यू O से F के बीच में होगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है फोकस। और इमेज कहां बनेगी? इमेज विल फॉर्म एट इनफाइनाइट। दूसरी बात यह है कि इसमें जो आईज होगी, आई इज रिलैक्स। आई क्या होगी? रिलैक्स पोजीशन पे होगी। क्लियर है क्या बात? ठीक है। दूसरी बात, अगर जो आप F के इधर ला दोगे तो आपको इमेज नहीं दिखाई देने की। फिर क्यों? क्योंकि F के यदि आप इधर लाओगे, यहां पे भी जरा से के इधर लाओगे, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज यहां बन जाएगी। फिर रियल, ये कैसी इमेज है? इरेक्ट। कैसी इमेज है? इरेक्ट मैग्नीफाइड, है ना, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, और है ना, तो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बिल्कुल सही बात है, वर्चुअल इमेज है। आप देख ला भी सकते हो। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास लाओगे, यानी जो जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, तो जब आप चीज को देखते हो, तो यदि आप तो पेंसिल को देखोगे, मतलब शार्पनर को देखोगे यूं करके, तो शार्पनर इतना बड़ा दिखाई देगा आपको, और मैग्नीफाइड तो होगी, बहुत बड़ी मैग्नीफाइड तो होगी,
लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, इमेज को छू नहीं सकते, इसका मतलब वो वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है और इरेक्ट है। ये तो बात होगी। अब ध्यान से देखो, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब हमें बताना है इसमें मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम बोर्ड पे देखो, अभी तो यहाँ पे इसकी इमेज ऐसे थी, बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इस ऑब्जेक्ट को फोकस से इधर तो नहीं जा सकता, इधर ला सकता हूं। हाँ भाई दूसरा देखो, यदि आपने ये तो हो गया है, आप इसे कितना ला सकते हो, कितना पास लग सकते हो अपनी आंख में। हाँ, कितना पास ला सकते हैं हम, जब इसकी इमेज हमारी आंख जो है, हमारी आंख से मिनिमम, देखो जैसे ये इमेज है, ये तो इंफिनिटी पे बननी है, तो हमारी आंख तो दूर की वस्तुएं देखने के लिए बनी है, तो हमारी आंख तो रिलैक्स्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इधर लाऊंगा तो इमेज यहां पे आएगी, फिर और इधर लाऊंगा तो इमेज छोटी हो जाएगी, इधर लाएंगे, इधर लाऊंगा तो और छोटी हो जाएगी। अब इस इमेज को देखना है, तो ये मिनिमम यहाँ पे आंख रखी है, इसे आंख मान लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस, इमेज की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, डी। तो ये जो ए डैश डी डैश ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके जो बनेगा, समझ में आएगा बात, और ऐसे यूं करके मैं बना देता हूं, ऐसे बनेगी इसकी इमेज। क्लियर है कि बात, यहां तो हमारी लेंस के जस्ट पास में आईज होगी, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये मैं एक्स मान लेता हूं। क्लियर है कि बात, और ये जो डिस्टेंस होगी बेटा ये होगी डी, क्योंकि अगर जो आपने इस ऑब्जेक्ट को और पास लेकर के आए तो फिर ये इमेज और पास हो जाएगी और ये डी से कम हो जाएगी, तो डी से कम हमें इमेज की डिस्टेंस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आंख जो हो जाएगी उसे देखने में सक्षम नहीं है। क्लियर है कि बात, तो अब ये हो जाएगी एक्स मिनिमम, कितनी हो जाएगी एक्स मिनिमम, एक्स मैक्स कितनी हो गई एफ, तो जब एक्स मिनिमम पर होगी तो बोर्ड पे देखो, आई जो होगी, आई इज स्ट्रेस्ड, पहली बात, अरे जब हम पास में ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, है ना, पास में ले आएंगे ऑब्जेक्ट को या इमेज को, तो हमारी आंख स्ट्रेस्ड हो जाती है। दूसरा, इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, नियर पॉइंट, है ना, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। दूसरी बात, अब मैं एक्स मिनिमम निकाल देता हूं, तो जो एक्स मिनिमम निकालेंगे वो 1 अप्लाई 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो जो v होगा, हाँ भाई v कितना होगा माइनस डी, और जो u होगा वो माइनस एक्स मिनिमम होगा, और फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ ही होगी। क्लियर है बात, तो माइनस डी माइनस एक्स मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा f, है ना, इंप्लाइज दैट 1 अपॉन x मिनिमम इज इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन f इज इक्वल टू df अपॉन f प्लस d, और x मिनिमम we can write down what is the x minimum is equal to df upon d plus f. This is the minimum distance of the object AB from the lens, where we can see the image of the object, है ना, by stressed eye at near point. आगे क्या बात समझ में, और इमेज तो फिर से कैसी होगी, इमेज इरेक्टिव होगी, मैग्नीफाइड ही होगी और वर्चुअल ही होगी, और नियर पॉइंट पे बनी है। इससे ज्यादा आप, इससे कम डिस्टेंस आप नहीं कर सकते, ये पॉइंट है। ठीक है, चलो अब इस मिनिमम डिस्टेंस को और मैक्सिमम डिस्टेंस को आप याद रखेंगे, है ना, इसे लिख देता हूं, तो जो एक्स मिनिमम होगी, एक्स मैक्स यहां पे लिख देता हूं, वो हो जाएगी एफ तक, एफ से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, और जो मिनिमम होगी वो होगी डी प्लस एफ अपॉन डी इंटू एफ। व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट और द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ऐसे भी किताबों में लिखा रहता है लीस्ट
डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। क्लियर है के बाद? चलो ये है। तो अब हम आते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की थ्योरी पर। है ना? तो चाहे आप दोबारा से हेडिंग डाल लो, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो अभी हमने पढ़ा है इसे ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये आपने देख रखा होगा, ऐसे ऐसे करके बड़ा मैग्नीफाइड कर देता है ना? वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो इसमें हमेशा दो केस होंगे। जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे हम उनमें इमेज फॉर्मेशन के दो केस पढ़ेंगे। एक इमेज फॉर्मेशन तो रिलैक्स्ड आई से बनेगी, यानी कि जब इमेज इंफिनिटी पे बने, और दूसरी जो इमेज होगी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन यानी कि नियर पॉइंट पर बनेगी। समझे? तो सबसे पहला केस लिखते हैं, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट। एट इनफाइनाइट, तो जब इनफाइनाइट पे रखेंगे, बोर्ड पे देखो, जब आप इसे इनफाइनाइट पे रखोगे तो ये है लेंस, इसकी फोकल लेंथ है f, ये हो गया पॉइंट f। तो जब आपको इमेज इनफाइनाइट पर रखनी है तो आपको ऑब्जेक्ट कहां पे रखना होगा? उसके फोकल पॉइंट पे रखना होगा, a और b। बोर्ड पे देखो ध्यान से। तो ये हो गई हमारी आईज, और इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं अपन, ऐसे करके और ऐसे बनेगा जैसे पहले बनाया था, और ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो क्वेश्चन आएगा कि आपको इनफाइनाइट पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, और फोकस पे रख के इमेज इनफाइनाइट पे बन जाएगी। आई होगी रिलैक्स कंडीशन में इस समय, है ना? जब इमेज इंफिनिटी पे होगी तो आई होगी रिलैक्स। क्लियर है क्या बात? रिलैक्स आई होगी। ओके, ध्यान से सुनो। आई रिलैक्स से क्या फर्क पड़ेगा ओवरऑल? हाँ, जैसे आई रिलैक्स का मतलब है, रिलैक्स नहीं होगी तो आई क्या होगी? हाँ सुनो तो, अब ये है, आप अपने एक्सपेरिमेंट करो। अभी ये पेन देख रहे हो आप, है ना? तो जब मैंने इसलिए कल आई के बारे में पढ़ाया था, जब ये ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो दूर की वस्तु जैसे कार देख रहे हो, तो आपकी आंखों पे कोई स्ट्रेस नहीं होता। इनफाइनाइट पर अगर जो आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आराम से यूं 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 करके देखते हो आप, आपको पता भी नहीं चलता कि हमारी आंख की जो सिलेरी मसल्स हैं वो फोकल लेंथ कैसे कैसे चेंज कर देती है, हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन जैसे मैं अभी यहाँ पर एकदम पहले मैं दूर देख रहा था, अपनी बिल्डिंग के छत से खड़ा होकर दूर देख रहा था, तो हमारी आंख रिलैक्स है। अगर जो लेकिन आपको एक कमरे में बंद कर दे एक दिन के लिए, और आप अपनी आंखों से ये चीज देखोगे ना, तो आपको पता नहीं चलता कि हमारी आंख पे स्ट्रेस पड़ रहा है। अब मैं इसे देख रहा हूं तो आंख पे स्ट्रेस पड़ रहा है मेरी, लेकिन अपने पता नहीं चलता। अच्छा अच्छा, हाँ सर, है ना? आप इसे देखते रहो, थोड़ी देर में आंखें दुख जाएंगी आपकी। अब आप दूर की वस्तुएं देखते रहो तो आंख नहीं दुखेंगी आपकी। तो जब इमेज तो कितनी दूर, मतलब फोकस से आगे अगर हो तब कैसे तो रिलैक्स होता है? हाँ, जब ये फोकस पे हो, इंफिनिटी पे तो रिलैक्स ही होगा, इनफाइनाइट पे लेकिन किस डिस्टेंस के आगे रिलैक्स्ड होता है? दोबारा से बोलो। किस डिस्टेंस के आगे रिलैक्स होता है और इससे पहले मतलब नहीं करता है? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो टेक्निकली हम उसे रिलैक्स बोलेंगे, सही है? ओके। इनफाइनाइट पे हो तो टेक्निकली रिलैक्स बोलेंगे। जैसे मान लो आप पहाड़ी पे खड़े होकर बहुत दूर एरोप्लेन को देख रहे हो, या मतलब पहाड़ी को देख रहे हो, तो भी रिलैक्स है। लेकिन थोड़ा सा इधर भी आ जाएगा तो भी रिलैक्स ही कहलाएगा। बात समझ में? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा हमारी आंखों पे स्ट्रेस पड़ता जाएगा। अब बिल्कुल पास आ जाएगा तो स्ट्रेस आई क्या, डी से लेके इंफिनिटी तक सारी डिस्टेंस पर हमारी आई स्ट्रेस्ड ही होंगी। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेस कितना झेल सकती है हमारी आंखें? जब ऑब्जेक्ट डी पे हो। क्लियर है क्या बात? हाँ सर, है ना? तो ये है। तो हम जब दो ही केस पढ़ेंगे इसमें,
कि जब इमेज इंफिनिटी पे बने और जब इमेज नियर पॉइंट डी पे बने। जब इमेज इनफाइनाइट पे बनती है तो आई रिलैक्स्ड की पोजीशन में कहलाती है और उस केस में चित्र ये बनेगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये देखो, इसमें जो मैग्निफिकेशन हम बोलेंगे कि इस केस में मैग्निफिकेशन बताओ, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोर्ड पे देखो, जैसे मैंने बताया ना, मतलब कि जैसे ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ये ऑब्जेक्ट ए बी है और आपने कोई भी इसमें वो नहीं रख रखा लेंस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बीच में नहीं रखा, बस आपकी आंख यहां पे रखी है। तो इस ऑब्जेक्ट को बी पर रखने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो आपकी आंख पर एंगल बनाएगी, है ना, वो कितना एंगल बनाएगी? थीटा नॉट, इसकी हाइट कितनी मान लेते हैं? h अपॉन डी। ये रेफरेंस एंगल होगा मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, इसे हमेशा h अपॉन डी ही लिखेंगे। आई बात समझ में? अब बोर्ड पे देखो, अब यहां देखना, ध्यान से देखना बेटा, मेरा काम क्या है? ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना। अपना काम क्या है? ऑब्जेक्ट को बड़ा करना, कि छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करना। अब मैं इससे आगे तो ला नहीं सकता, इसे देखो भाई, जैसे ये है, इससे आगे तो ला नहीं सकता मैं, क्योंकि इससे आगे तो डी तक ही ला सकते हैं, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। बात समझ में आ रही है? अब इस पेन ने जो मेरी आंख पे एंगल बनाया वो इतना है। अब ये बताओ कैसे टेक्निक लगाऊं कि ये एंगल जो है मेरी आंख पे एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट बढ़ जाए। बताओ, बढ़ाना है इसे, और जबकि इसे मेरे को लेकर के नहीं आना पास में, क्योंकि डी से कम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? नहीं? सौजन्या, हेलो, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। हाँ हाँ हाँ, हेलो, मैं ये कह रहा हूं, अब सुनाई दे रही है? अभी भी थोड़ी ब्रेक हो रही है स्क्रीन, लेकिन अब ठीक दिख रही है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं इस पेन को देखता हूं तो मैं इसे, इसके साइज को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? इसे दूर ले जाऊंगा या पास ले जाऊंगा? ये बताओ। पास। पास। और कितने पास ला सकता हूं टेक्निकली? डी तक, हाँ सर, हाँ। है ना? तो जब मैंने इसे डी पे रख दिया तो इसने, ऑब्जेक्ट ने मेरी आंख पे एंगल कितना बनाया? थीटा नॉट इज इक्वल टू h अपॉन डी। इसकी हाइट h मान लेते हैं। सही है? हाँ सर, है ना? अब मेरे को ये तरीका बताओ कि मैं इसे बड़ा देखना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने का मतलब क्या है? कि मेरी आंख पर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल जो बन रहा है उसे इंक्रीज करना है। तो अब ये बताओ, मैं इसे पास नहीं लेके आ सकता, डी से कम तो कर नहीं सकता, और मेरे को इसका एंगल बढ़ाना है, तो क्या टेक्निक अपनाऊंगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? सर अगर एंगल बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पास लाना पड़ेगा। हाँ भाई ये तो डी है ना, ये हमारी आंख है, ये हमारी आंख है, पहले तो यहाँ पे था। एंगल तभी बढ़ सकता है जब हम इसे, ये तो थीटा नॉट है, ये थीटा 1 होगा, ऐसे लग। अब लेकिन ऐसा करना नहीं है हमें, बताओ, क्योंकि हम डी से कम पे देख नहीं पाते। नहीं आई बात समझ में? सही है सर, हाँ। सही है ना? तो इसका मतलब हमें क्या करना है? एंगल बढ़ाना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन करना है। तो देखो, बिना इसके हमें एंगल बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस ऑब्जेक्ट, अपनी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच एक लेंस रख देंगे, कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल। अब देखो कैसे बढ़ जाएगा। तो ये जो एंगल होगा, ये थीटा डैश, ये वही एंगल होगा, मान लिया आंख हमारी यहां पर है, तो ये थीटा डैश। तो हमारी आंख पर जो एंगल बन रहा है, अब वो कितना बन रहा है? थीटा डैश बन रहा है। समझ में आ रही है बात? नहीं? बोर्ड पे देखो, थीटा डैश बन रहा है, क्योंकि इमेज तो कहां है? इमेज तो इनफाइनाइट पे बननी है, ऐसे बहुत बड़ी। बात समझ में आई? तो ये जो एंगल है थीटा डैश, तो ये तो हो गया f और ये हो गया h। तो इस केस में जो थीटा डैश होगा, देखो ध्यान से, इस केस में जो थीटा डैश होगा वो होगा h अपॉन f।
समझ में आई बात? ये एंगल इस एंगल से ज्यादा होगा, ये एंगल इस एंगल से ज्यादा होगा, तो जो इस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होगा वो कितना होगा? मान लिया 10 रेडियन था और हम इसे पास ले आए, लेकिन अभी भी हमारी आंख रिलैक्स है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, हमें तो इमेज देखना है। इमेज तो इंफिनिटी पे बननी है, तो हमारी आंख तो रिलैक्स है ना, रिलैक्स है। नहीं आई बात समझ में? अच्छा हाँ सर समझ आ गया। ठीक है, अभी आएगा और भी आएगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना बड़ा, हम इसे अपने पास ले लिया। एंगल तो ये है जो थीटा डैश के इक्वल होगा, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा थीटा डैश अपॉन थीटा नॉट। थीटा डैश इज द एंगल मेड बाय दिस इमेज। एक्चुअली ये इमेज यही होगी ऐसे करके, है ना? तो यही एंगल बनेगा, ये ऐसे बना लो आप इसे, यहां तक नहीं बनाना अपने को, ऐसे बनाना है ऐसे। तो इमेज के द्वारा आंख पे अब एंगल बन रहा है थीटा डैश। तो बोर्ड पे देखो, थीटा डैश होगा h अपॉन f और थीटा नॉट, इसे तो रेफरेंस लेके चलना है, h अपॉन d, तो ये जाएगा d अपॉन f। तो दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस और सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। कितना होगा? d अपॉन f। d क्या है? 25 सेंटीमीटर। f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना? थोड़ी देर के लिए आप इसे कॉपी कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा इसे समझाने में, ऐसा लगता है मेरे को। अच्छा, अभी देखो, ध्यान से देखो, अभी तो ये इमेज इंफिनिटी पे बननी है, तो हमारी आंख क्या है? रिलैक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है अभी तो। अभी तो हम क्या कर सकते हैं, इस इमेज को और पास ला सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? हम क्या ला सकते हैं? इमेज को और पास ला सकते हैं। और पास लाएंगे तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हम और पास ला सकते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे तो एंगल और बढ़ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? एंगल और बढ़ाना है हमें, तो ये देखो सेकंड केस लिखना, when image is formed at, बेटा बोर्ड पे देखना है इसे। देखो, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा तो इमेज भी पास आ जाएगी, देखो ऐसे करके बोलना, ये भी तो एंगल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा काम तो एंगल बढ़ाना है ऑब्जेक्ट का, एंगल बढ़ जाएगा। मैं और पास लेकर के आऊंगा तो इसका जो इमेज होगी, इमेज और बढ़ जाएगी ऐसे करके, एंगल और बढ़ जाएगा ऐसे करके। तो ये बताओ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को कितना पास ला सकता हूं, कि देखो हमारी आंख इसे कब तक देख सकती है इस इमेज को? एक तो इंफिनिटी पे देख सकती थी, एक देख सकती है जब ये इमेज कहां पे बने? D पे बने। तो when image is formed at D, तो I क्या होगी? I is stressed। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसका मतलब चित्र कैसे बनेगा? बोर्ड पे देखो कि ये तो हो जाएगा हमारा लेंस, ये हो जाएगा हमारा फोकस। ऑब्जेक्ट को मेरे को यहां पे लेकर के आना है, बोर्ड पे देखो ऐसे, और जो इसका इमेज बनेगी, जो इसकी इमेज बनेगी वो मिनिमम कितने एंगल तक, हम इसे अब थीटा डबल डैश कर दें, तो ये जो A डैश B डैश है ये मिनिमम कहां तक आ सकता है? D तक आ सकता है। बात समझ में आई? नहीं आई? हाँ सर ये क्लियर है ना? तो अब देखो, मैंने सारी कैलकुलेशन कर दी, किताबों में तो बहुत भयंकर तरीके से दिया हुआ है। जब ये इमेज D पे बने तो ऑब्जेक्ट की लेंथ से दूरी x मिनिमम होनी चाहिए। इससे ज्यादा यदि आप करोगे, देखो ऑब्जेक्ट को तो आप ला सकते हो, बोर्ड पे देखना, ऑब्जेक्ट को तो मान लिया x मिनिमम है, तो जब ऑब्जेक्ट को आप x मिनिमम से इधर लाओगे तो इमेज इधर आ जाएगी, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी
ये डिस्टेंस तो d थी, ये d से और भी कम हो जाएगी फिर, तो आपकी आंख इसे नहीं देख पाएगी। तो हम इस इमेज की इंफिनिटी से कितनी दूरी कम कर सकते हैं, d तक। तो उस स्थिति में जो ऑब्जेक्ट होगा लेंस से वो कितनी दूरी पर होगा, x मिनिमम दूरी पर होगा। बात समझ में आ रही है सौजन्य, नहीं? और हमारी आंख तो है यहां पे, हमारी आंख कैसे है, हमारी आंख यहां पर रखी हुई है और एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा थीटा डबल डैश। बात समझ में आ रही है, नहीं? दिस इज द फिगर फॉर द सेकेंड केस। दो ही केस करेंगे, ऑब्जेक्ट को F पे रखेंगे और इनफाइनाइट पे इमेज बनाएंगे, आई रिलैक्स होगी, ऑब्जेक्ट को हम और पास लेकर के आएंगे, इमेज और पास आएगी। इमेज कितनी पास आ सकती है, D तक पास आ सकती है। उस स्थिति में ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी x मिनिमम हमने निकाल रखी है, और वो कितनी होती है भाई, df अपॉन d प्लस f। इसलिए मैंने न्यूमेरिकल करा रखा है आपको, ठीक है? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, जब ऑब्जेक्ट लेंस के बिना, जब ऑब्जेक्ट लेंस के बिना d दूरी पर रखा था, तो ये जो एंगल आंख पे बनता है इसे बोलते हैं थीटा नोट, और ये होता है h अपॉन d। बेटा ये तो रेफरेंस है, इसे लेके चलना पड़ेगा। ये तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा के हमारी आंख पर ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया लेंस, बनाया गया एंगल है। हमें क्या करना है, हमें इस आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस रखना है और ऑब्जेक्ट को पास लाना है और इमेज यहां बनेगी, तो एंगल बढ़ाना है। तो इस केस में सेकंड केस में थीटा डबल डैश बता सकते हो? थीटा डबल डैश होगा, कितना होगा भाई, ये तो a है, ये b है, h अपॉन x मिनिमम, h अपॉन x मिनिमम, है ना? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बात समझ में आ गई? तो ये बताओ एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होगा वो होगा थीटा डबल डैश अपॉन थीटा नोट। हिंदी में कैसे बोलेंगे? एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय द इमेज व्हेन इमेज इज एट d to the angle made by the object when it is placed on naked eye। naked eye का मतलब आंखों पर कुछ भी नहीं लगा रखा हमने, है ना? तो थीटा डबल डैश कितना होगा भाई? थीटा डबल डैश जो होगा h अपॉन x मिनिमम, और थीटा नोट कितना होता है, h अपॉन d। तो d अपॉन x मिनिमम और d अपॉन x मिनिमम की वैल्यू याद रखनी है अपने को, d प्लस f, एक गलत लिख दिया मैंने, df अपॉन d प्लस f होगा, तो ये df अपॉन d प्लस f। तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा d पर, ऐसे लिखता हूं मैं, तो उसे तो हम लिख देते हैं m इंफिनिटी, यानी कि इसके लिए तो m इंफिनिटी था, वो तो d अपॉन f आता है। m एट d यानी वर्चुअल इमेज जो है d पर है, वो ऐसे कट के इससे कट जाएगा, d प्लस f अपॉन f आएगा, ये 1 प्लस d अपॉन f। तो ध्यान से देखो, जब d पर इमेज बनती है तो उस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन 1 प्लस d अपॉन f होता है, और इनफाइनाइट पर जब इमेज बनती है तो d अपॉन f होता है। बात समझ में आ रही है सौजन्या? थोड़ा तो टफ पड़ रहा होगा, क्योंकि कल का कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। कल मैंने आपको ये कराया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो अपेरेंट साइज होता है वो उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी आंख पर जो एंगल बनता है, हमारी आंख पर जो एंगल बनता है उस पर डिपेंड करता है। ज्यादा बड़ा एंगल अपेरेंट साइज ज्यादा, छोटा एंगल अपेरेंट साइज छोटा, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो। जैसे कल 52 इंच और 55 इंच वाले बॉय का एग्जांपल किया था, तो 52 इंच वाला लड़का आपको बड़ा दिखाई देगा यदि आप उसे 4 मीटर पे रखते हो,
और वहीं 55 इंच वाला लड़का छोटा दिखाई देगा यदि आप उसे 5 मीटर पे रखते हो। एससीबी में क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे दिया हुआ है, सही है बात। अब ध्यान से देखो, अब ये पेन है, अब ये पेन मान लिया 100 मीटर की दूरी पे रख दो तो मेरे को दिखाई थोड़ी देगा ये पेन पे लिखा हुआ है, वो नहीं दिखाई देगा। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी आंख है, ये मेरी आंख है, तो मैं इस पेन को क्या करूंगा, पेन को पास लाता जाऊंगा, पास लाता जाऊंगा, पास लाता जाऊंगा, पास लाता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो एंगल बनेगा, देखो वो एंगल जो होगा वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे करके बड़ा हो जाएगा। तो ये बताओ कि मैं इस पेन को मैक्सिमम कितना पास ला सकता हूं, तो टेक्निकली डी पास ला सकता हूं। तो यदि इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो ये मेरी आंख पर जो एंगल मैक्सिमम बना सकता है नेक्ड आई पर, मतलब कि मैंने कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं रखा है तो ये बना सकता है। समझ में आ गई बात? तो अब मेरे को ये करना है कि मेरे को अपनी आंख पर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा या इसकी इमेज के द्वारा जो एंगल है उसे बढ़ाना है। तो पहला मेथड था सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं कि अपनी आंख को जस्ट माइक्रोस्कोप के पास रख लेते हैं, सही है, और इस ऑब्जेक्ट को, यदि मेरे को इस ऑब्जेक्ट को यदि देखना है तो मैंने पहले बता दिया था कि आप उसे यदि देखना चाहते हैं तो O और F के बीच में रख सकते हैं। बात समझ में आई? देखना चाहते हैं तो O और F के बीच में रखेंगे, क्योंकि अगर आप F और 2F के बीच में या इधर रखेंगे तो उसकी इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी जो कि आपको नहीं दिखाई देगी। तो पहली कंडीशन तो हो गई, ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रख सकते हैं। दूसरी बात, पहला केस है कि जब मैं इसे रिलैक्स आई से देखूं तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे रख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को? अरे F पे रख सकते हैं। उससे क्या होगा, ये देखो, अब ये तो हमारी आंख है, ऐसे करके जो ये एंगल बनेगा ये थीटा डैश हो जाएगा। तो एंगल जो है वो हमारी आंख पे थीटा डैश हो गया। डेफिनेटली ये एंगल थीटा डैश इस थीटा नोट से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये जो फोकल लेंथ है इट मस्ट बी लेस देन डी, डी से छोटी होगी। इस स्थिति में जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी और इनफाइनाइट पे बनेगी, इसलिए मैंने इसे क्या बोला, रिलैक्स आई बोला। बात समझ में आई? तो इस केस में जो थीटा डैश होगा, ये तो हो गया F, तो थीटा डैश क्या होगा, H/F। क्लियर है के बाद? तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट पर जब इमेज बने तो हमारी आंख रिलैक्स होगी और ये हो जाएगा थीटा डैश अपॉन थीटा नोट। तो थीटा डैश और थीटा नोट में कौन बड़ा होगा, सौजन्या? हेलो, अब आ रही है आवाज? ठीक है ठीक है। बीच में एक बार ये हुआ था तो मैं लीव रिजॉइन कर दिया। तो ये जो कहानी बताई थी ये आपको सुनाई दी नहीं थी? सुन लिया। हाँ आप कुछ फिर पूछ रहे थे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि थीटा डैश और थीटा नोट में ये हमारा रेफरेंस मिनिमम एंगल होगा। थीटा डैश और थीटा नोट में कौन बड़ा होगा? सर थीटा डैश बड़ा होगा। थीटा डैश बड़ा होगा, तभी तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब बढ़ाना। हाँ, तो H/F अपॉन ये आ जाएगा H/D, तो D/F, इसे याद रखना फॉर्मूले को। दूसरा केस मैंने बताया कि अभी तो मैं इस एंगल को और बढ़ा सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमारी आंख तो अभी रिलैक्स है। एक मिनट रुको बेटा। हेलो, तो आप कितने बजे आएंगे? दोपहर में आ जाएंगे 3 बजे के आसपास? हाँ 3 बजे आ जाएंगे तो सही है। हाँ, आकाश के जस्ट पीछे आपको दिख जाएगा। हाँ भाई, सॉरी। तो ये है। तो दूसरा देखो, सेकंड केस में हमें इसे समझना पड़ेगा सौजन्या।
क्योंकि यदि ये एडवांस में आएगा ना तो फिर केवल और केवल फॉर्मूले रटा देते हैं, तो फिर फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। अब बोर्ड पे देखो, अभी मेरी आंख रिलैक्स्ड है, मैं अपनी आंख पे स्ट्रेस और डाल सकता हूं। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को और पास ला सकता हूं जिससे इसकी इमेज और बड़ी बन जाए, है ना, एंगल और बड़ा बन जाए। तो कितना पास ला सकता हूं? डी तक पास ला सकता हूं। अगर जो मैं इसे डी पे इमेज देखूं तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन कराया था, ये मिनिमम यानी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? मिनिमम डिस्टेंस इतनी होगी। हो गया काम। तो जो एम डी होगा, अब इसमें थीटा डबल डैश मान लेता हूं, तो थीटा डबल डैश डिवाइडेड बाय थीटा नॉट, और थीटा डबल डैश कितना होगा? h अपॉन x मिनिमम अपॉन h अपॉन d। तो ये हो जाएगा d अपॉन x मिनिमम इज इक्वल टू df अपॉन d प्लस f इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। ध्यान दो, ध्यान से देखो, इसे लिख लो। अभी ये तो मैंने रिवीजन करा दिया कि जब आंख रिलैक्स्ड हो तो m इंफिनिटी जो होता है, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ध्यान रखना, ये d अपॉन f होता है। और जब इमेज d पर बने, नियर पॉइंट पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बने, तो ये एक ज्यादा हो जाता है d प्लस f, यानी कि 1 प्लस m इंफिनिटी हो जाता है। ये है, समझ में आ रही है बात? नहीं सही है ना? चलो, मैंने थोड़ी सी कोशिश तो की है आपको समझाने की, है ना, तो थोड़ा बहुत तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। लेकिन जो मैंने बताया बिल्कुल सही बताया है। अब मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप पर एक एग्जांपल लिखो तेजी से। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट is placed at a distance, a small object is placed at a distance of 3.6 centimeter from a magnifier of focal length 4.0 centimeter. Find first point, the position of the image, the position of the image. Second, find the linear magnification. Third, find the angular magnification. पढ़ाया मैंने कुछ और है, कॉन्सेप्ट में कुछ और पूछ रहा हूं, ध्यान रखना। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, तो सिंपल ये कॉन्वेक्स लेंस है बेटा। देखो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे कि हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट है और 3.4 और फोकल लेंथ कितनी है? 4। देखना जरा, इसकी फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ तो यहां हो गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, और जो इसकी हाइट है इट इज 3.6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? नहीं, ये है, तो ये डिस्टेंस है। तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज इधर बनेगी, देखो, है ना, इसकी इमेज बनेगी इधर साइड। तो पोजीशन ऑफ द इमेज निकालनी है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सिंपल लगाएंगे फर्स्ट के लिए, 1/v माइनस 3.64 1/v 4 प्लस 3.6, सही है। तो माइनस ये आएगा 3.6 माइनस 4/4 इंटू 3.6, क्लियर है। तो जो b आएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 3.6 अपॉन
-0.4, तो 4 × 36 और 18 दूनी, अरे 4 36 -36 सेंटीमीटर। तो देखना जरा बेटा, ये तो थी कितनी दूरी पर, 3.6 सेंटीमीटर पर। बोर्ड पे देखो ये डिस्टेंस, और जो इमेज बननी है वो बननी है 36 सेंटीमीटर पर। बात समझ में आ रही है सोनिया? नहीं बेटा? हाँ सर। है ना? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करो तेजी से। तो ये तो सिंपल कॉन्वेक्स में, हाँ सर, डन सर। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोजीशन ऑफ द इमेज ये तो हम निकालते आए हैं। अब ये बताओ फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है। लीनियर मैग्निफिकेशन भी वही है जो अभी तक हम पहले पढ़ते आए थे, और ये जो m होता है यह माइनस है तो प्लस v/u होता है, ये है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो v कितना था, -36, u कितना था, -3.6, तो कितना हो जाएगा भाई, m हो जाएगा 36/3.6, लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा 10। तो यहां देखो, इसे बोर्ड पे देखो, है ना। अब है थर्ड पार्ट, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, हाँ भाई, एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है इट इज डिफाइंड एज θ'/θ0। ध्यान है, समझ में आई बात? देखो अब ये हमारी आंख यहां पे होगी, तो जो हमारी आंख पर जो एंगल बनेगा ये होगा θ'। ये दोनों सिरे एक लाइन में होते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है वही इमेज भी बनाती है। समझ में आ रहा है सौजन्या? तो हमें θ' निकालना है, क्योंकि θ0 तो कैसे था, अरे θ0 तो हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ये h है मान लिया, और ये नेक डाई है, और ये d है। तो θ0 तो हम हमेशा ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि h/d, ये तो फिक्स्ड है θ0। θ' इसमें देख के बता सकते हो, मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट h है, और θ' बता सकते हो बेटा कितना आएगा सौजन्या, h/3.6। क्लियर है क्या बात? हाँ तो ये आएगा h/3.6, और θ0 क्या आएगा, h/d, और d तो होता है 25 सेंटीमीटर, तो d/3.6 25/3.6, ये आ जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। हाँ सर। अच्छा, अब मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा यदि मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो। अब ये बताओ, क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को और इधर ला सकता हूं क्या? क्या मैं इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन और बढ़ा सकता हूं क्या? और पास करो तो बच सकती है। देखो सुनो मेरी बात, अभी हमारी आंख यहां पे है, समझना पड़ेगा इसे। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये है ना। अगर जो मैं इस ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा, यहां पे लाऊंगा, तो ये बताओ इमेज किधर जाएगी, पास आएगी दूर जाएगी? तो आगे बढ़ेगा तो पास आएगी। तो ये देखो, इमेज की डिस्टेंस आंख से मिनिमम कितनी हो सकती है, d, ये 36 सेंटीमीटर। समझ में आई ना बात? तो मैं अभी इसे और पास ला करके एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ा सकता हूं। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर। है ना। और एंगुलर मैग्निफिकेशन कब भी कर सकता हूं, कैसे? अरे एफ पे, तो देखो बोर्ड पे देखो, तो इसका मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट को f और x मिनिमम के बीच में रखता हूं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें x मिनिमम और f के बीच की कोई पोजीशन दे दी, तो उसके लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल दिया, तो निकाल दिया हमने जो उसने दिया। बात समझ में आई नहीं आई? है ना। लेकिन अगर जो आपसे क्वेश्चन में पूछे कि इस क्वेश्चन के लिए
मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा? तो आंसर क्या होगा आपका, बताओ। नहीं आया समझ में? ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, हाँ सर। तो मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ, हाँ हाँ है ना? और मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा? डी अपॉन एफ। ये आता है, हाँ सर। तो जब मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा तो इमेज कहां पे बन रही होगी सौजन्या? सर सबसे पास डी पर, डी पर। नहीं आई बात समझ में? अच्छा अच्छा, हाँ सर। है ना? तो लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, फॉर अबव क्वेश्चन also find maximum and minimum angular magnification। बात समझ में आ रही है नहीं? तो देखो सॉल्यूशन आपके सामने है। मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन मैं इसे और पास ले आऊंगा और ये डिस्टेंस होगी एक्स मिनिमम। क्लियर है क्या बात? और ये जो इमेज होगी ये यहां पे आएगी और ये हो जाएगा थीटा डबल डैश और ये डिस्टेंस आएगी डी। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए आपको। देखो मैं चित्र बना देता हूं। मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स मिनिमम और इमेज की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी बेटा? डी, और ये हो जाएगा थीटा डबल डैश। अब मैं इसमें बाहर की सारी कैलकुलेशन दोबारा नहीं कर रहा। इमेज आईज होगी हमारी, आई कैसी होगी? स्ट्रेस्ड, क्योंकि पास आ गई। और जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है वो md होता है और इसकी वैल्यू 1 प्लस डी अपॉन एफ होगी। तो d तो 25 लिखेंगे हम और जो फोकल लेंथ है इसकी वो 4 है, तो ये रहेगी 1 प्लस 4 ठीक 24, 2.5 7 2.5। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा बात, बोलो। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, अब मेरे को ये और बता दो मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन की स्थिति क्या होगी? मिनिमम एंगुलर, हाँ, तो ये तो हो गया मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, सही है। और ये मिनिमम की स्थिति में फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो हम इसे ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे। चित्र में बार बार नहीं बना रहा, है ना? चलो एक बार वो बना देता हूं आपके लिए। ये हो जाएगा थीटा डबल डैश, फिर से कैलकुलेशन होगी और ये होगा मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन डी अपॉन एफ, यानी इससे एक कम होता है 6.25 आएगा। और इमेज कहां बनेगी भाई? इमेज बनेगी इंफिनिटी पे और आई कैसी होगी? रिलैक्स्ड। इसमें इमेज बनेगी डी पर और आई कैसी होगी? स्ट्रेस्ड। अब देखो इसका मतलब यह है कि हम ऑब्जेक्ट को एक्स मिनिमम और एफ के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ सर, हाँ सर। चलो तो अभी क्या करोगे आप?